हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कोई डाउट है यार, पूछना है कुछ? जो आपके असाइनमेंट्स थे ना यार मेरे पास, वो मैं इवेल्युएट नहीं कर पाया था। देखे मैंने सबके थे, मैं उस पर रिमार्क्स नहीं दे पाया था। ठीक है, हरियाणा के कुछ इंटरव्यूज में बिजी था। अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, कल आपको असाइनमेंट्स आपके दे दूंगा। ठीक है, चलो। हाँ जी, बताओ, कोई डाउट है? प्रिएम्बल पढ़ रहे थे ना हम, है ना? प्रिएम्बल में हमने कुछ कीवर्ड्स पढ़े थे, वो कीवर्ड समझ आए आपको? ठीक है, सोशलिज्म का मतलब समझ आया, डेमोक्रेसी समझ आया, पक्का? सेकुलर, सोवरेनिटी, पक्का? चलिए, लास्ट टाइम हम डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के हमने टूल्स भी देखे थे। व्हाट आर द टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? रेज योर हैंड्स। हाँ, हाथ हाथ खड़े करो यार। रेज योर हैंड्स, व्हाट आर द टूल्स? नहीं यार, क्यों बता रहे हो उसको? ऐसे नहीं करना। बताओ, व्हाट आर द टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? रेज योर हैंड्स। हाँ, यस, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट एंड रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है? रेज योर हैंड्स। हाँ, मतलब जो गवर्नमेंट में बेसिकली आपके ऑफिशियल्स हैं उनको वापस बुलाना। और चलिए, नाउ, फिर हमने डिस्कस किया था कि कैसे आजकल उन कंट्रीज में जहां पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वहां पे भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स यूज होने शुरू हुए। ठीक है, और बेसिकली ये एक अच्छा रिफॉर्म है। ठीक है, ये आइडिया अभी अपनी इन्फेंसी में है। इन्फेंसी मींस कि अभी इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा, बट यस, बहुत सी जगह कंट्रीज इन टूल्स को यूज कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हरियाणा पंचायती राज सिस्टम में राइट टू रिकॉल लेके आया। ठीक है, इसको रीड करना गूगल पे जाके। ठीक है, इसी तरीके से जब यूके ने डिसाइड करना था, ठीक है, कि हमें बेसिकली जो यूरोपियन यूनियन है उससे एग्जिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब उन्होंने भी अपनी कंट्री में रेफरेंडम कराने का काम किया। ठीक है, स्पेन और कैटेलोनिया का कुछ डिस्प्यूट हुआ तो बेसिकली वहां पे भी उन्होंने रेफरेंडम कराया। आयरलैंड ने जब डिसाइड करना था कि हम अबॉर्शन के लॉ को रखें या फिर इसको स्क्रैप करें, तो उन्होंने भी अपनी कंट्री में रेफरेंडम कराया। ठीक है, इज दिस क्लियर? चलिए, इसको लिख लो 2 लाइनों में। nowadays nowadays the countries having indirect democracy have also started using have also started using the tools of direct democracy the tools of direct democracy to realize democracy to realize democracy
in its best spirit, in its best spirit, to realize democracy in its best spirit. Is this clear? बात समझ आई? Next is republic. Fifth is republic. चलिए, what is republic यार? Yes, a republic is a system where head of state in any country is elected. Who is head of state in India? President. क्या सिग्निफिकेंस है यार किसी भी कंट्री का रिपब्लिक होने का? व्हाट डज दिस सिग्निफाई? इफ एनी कंट्री इज रिपब्लिक, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? एग्जैक्टली, इट सिग्निफाइज कि देयर इज नो डायनेस्टी पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री. ठीक है, डायनेस्टी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली यहाँ पे रूल कर रही है. इज दिस क्लियर? सेकंड, इट सिग्निफाइज कि इवन हेड ऑफ कंट्री इज इलेक्टेड बाय पीपल फॉर अ फिक्स टर्म. And third, it signifies that every post in this country, even the post of head of state, that is head of country, is open to people. Any person can become head of country also. Is this clear? बात समझ आई यार? अगर हम हायरार्की ऑफ पोस्ट की बात करें भारत में, ठीक है, तो सबसे नीचे मैं मान लेता हूं, मान लो देयर आर पियोन्स. ठीक है, उससे ऊपर क्लरिकल पोस्ट हैं, फिर इंस्पेक्टर्स हैं, फिर एचसीएस हैं, ठीक है, फिर आईएएस हैं, उसके अलावा मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स. बेसिकली इस तरह से देयर इज हायरार्की ऑफ पोस्ट इन आवर कंट्री. इज दिस क्लियर? तो इफ योर हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल, देन इट सिग्निफाइज दैट एवरी पोस्ट इन दिस कंट्री, ठीक है, आप चाहे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे चले जाओ, पियोन की पोस्ट, क्लर्क की पोस्ट से लेके बेसिकली प्रेसिडेंट की पोस्ट तक इज ओपन टू पब्लिक. ठीक है, जो भी बेसिकली कॉम्पिटेंट है, जिसके पास भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, ही विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इज दिस क्लियर? बात समझ आई? चलिए लिख लो इसको, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. लिखिए, रिपब्लिक इज अ पॉलिटिकल सिस्टम. रिपब्लिक इज अ पॉलिटिकल सिस्टम where people are ultimate supreme. Republic is a political system where people are ultimate supreme and there is no hereditary ruler. And there is no hereditary ruler. And even head of state, and even head of state is elected by people. Even head of state is elected by people for a fixed term. For a fixed term. It also signifies absence of any privileged class, absence of any privileged class and all public offices open to every citizen, opened to every citizen without any discrimination, without any discrimination. ठीक है जी? इज दिस क्लियर? तो बेसिकली प्रियम्बल सेज कि इस तरह से हमारी कंट्री का जो नेचर है वो होगा. नाउ आगे क्या बोलता है यार प्रियम्बल? किसी ने याद किया? आगे क्या बोलता है बताओ?
टू इंश्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। इज दिस क्लियर? अब देखते हैं कि व्हाट आर द एंटाइटलमेंट्स टू सिटीजन्स। ठीक है, प्रियम्बल बेसिकली सिटीजन्स को क्या देता है? सबसे पहले देखो यार, प्रियम्बल टॉक्स अबाउट जस्टिस। ठीक है, व्हाट इज जस्टिस? न्याय तो हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ। व्हाट इज जस्टिस बताओ, आपको क्या लगता है व्हाट इज जस्टिस? इक्वालिटी बिफोर लॉ। चलिए, ही इज सेइंग कि जस्टिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। गिविंग पनिशमेंट टू समवन हु हैज डन क्राइम, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ ही है। कोई punitive या preventive crime को मतलब कि responsibility in the form of punishment or low level पे। चलिए, आप भी सेम बात बोल रहे हो। और व्हाट इज जस्टिस? जो सही है वो तो राइटियसनेस हो गया। जब आप एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पढ़ोगे उसमें आपके सामने बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, उन सबके मीनिंग एक जैसे लगेंगे। ठीक है, बट देयर इज अ बिट डिफरेंस। सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज है सर, उसका इंफॉर्मेशन नहीं होती। मॉरल वैल्यूज पे कहाँ पहुंच गए अब तुम? वो भी तो सोसाइटी की जो मॉरल मॉरल वैल्यूज, पहली बात तो इंडिविजुअल्स की होती हैं, सोसाइटी की नहीं होती। सोसाइटी, चलो एथिक्स वाले सर समझाएंगे। Morality is the perspective of individual that what is right and what is wrong. Ethics is the perspective of society that what is right or what is wrong. सोसाइटी के एथिक्स होते हैं, मॉरल्स इंडिविजुअल्स के होते हैं। ठीक है, चलिए। हैं किस चीज की? जस्टिस कैन बी सेटिस्फेक्शन। भाई किसी को सेटिस्फाई करना कहाँ पॉसिबल है आज के टाइम में? ठीक है, किस किस को सेटिस्फाई करेगा कॉन्स्टिट्यूशन? चलिए चलिए, ही सेड कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कानून के सामने समानता। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स कि कानून के सामने समानता, कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। ठीक है, कानून के सामने सभी बराबर हैं, और उसके अलावा कानून सबको इक्वली ट्रीट करेगा। दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड जस्टिस। इसके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो देयर इज अ स्कूल। ठीक है, अब स्कूल में एक कंपटीशन है, वो एनुअल स्पोर्ट्स मीट चल रही है, उसमें कंपटीशन है। ठीक है, कंपटीशन है 400 मीटर रेस का, 400 मीटर रेस का। ठीक है, अब स्कूल क्या कर रहा है? स्कूल बेसिकली जितने भी स्कूल में बच्चे हैं उनको बोल रहे हैं कि यू शुड टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, और जो जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा। ठीक है, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज एंड पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे बच्चे खड़े हैं। ये 2-3 बच्चे हैं सेकंड क्लास के, ये 4-5 बच्चे हैं थर्ड क्लास के। ठीक है, फिर 4-5 है फिफ्थ क्लास के, और इसी में ही 8th क्लास के बच्चे हैं, इसी में ही 10th क्लास के बच्चे हैं, और इसी में ही +1 और +2 के बच्चे हैं। इज दिस क्लियर? अब इनको इकट्ठे दौड़ाया जा रहा है। क्या ये इक्वालिटी है? दिस इज इक्वालिटी। क्या ये इक्वालिटी है? यस, बट क्या इन बच्चों के साथ जस्टिस हो रहा है? नो। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? इक्वालिटी इज व्हेन यू ट्रीट एवरी पर्सन इक्वली। मान लो इसमें कोई स्पेशली एबल्ड भी है बच्चा, इसी में ही कोई बच्चा ऐसा है हु इज स्पेशली एबल्ड। ठीक है, तो बेसिकली यू आर डूइंग इक्वालिटी। ठीक है, बट यू आर नॉट प्रोवाइडिंग जस्टिस। ठीक है, तो जस्टिस इज मोर ब्रॉडर टर्म देन इक्वालिटी।
बात समझ आई? इज दिस क्लियर? भाई आपने पहली का, 10वीं का, 8वीं का, 5वीं का और एक स्पेशली एबल्ड बच्चे को सेम बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ा दिया, एंड यू आर सेइंग कि यहाँ पे जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। आप पहले उन बच्चों की फिजिकल कैपेबिलिटीज तो देखो। इज दिस क्लियर? आपने उनकी बच्चों की फिजिकल कैपेबिलिटीज को कंसिडरेशन में नहीं लिया, ठीक है, और आप इनको सेम पॉइंट से दौड़ा रहे हो। सो दिस इज नॉट जस्टिस। हाँ, आप बोल सकते हो कि यू आर डूइंग इक्वालिटी, आप इक्वालिटी कर रहे हो, बट आप जस्टिस नहीं कर रहे। इज दिस क्लियर? सो जस्टिस इज, इक्वालिटी इज व्हेन एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली। इक्वालिटी तब होती है जब आप सबको एक तरह से ट्रीट करते हैं, बट जस्टिस तब होता है जब आप इक्वल्स के बीच में इक्वालिटी करते हैं। इज दिस क्लियर? जब आप लोगों को इक्वल ट्रीट करने से पहले उनके बीच में इक्वालिटी करते हैं, देन इट इज जस्टिस। जस्टिस कब होगा? व्हेन यू विल से कि पहली क्लास का बच्चा यहां से दौड़ेगा, 5वीं क्लास के बच्चे का स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, 8वीं वाले का ये होगा, 12वीं वाले का ये होगा, और एंड पॉइंट सबका ये होगा। इज दिस क्लियर? तब क्या होगा? देन देयर विल बी जस्टिस, बिकॉज पहले यू आर डूइंग इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। जो लोग बराबर हैं उनके बीच में आप इक्वालिटी कर रहे हो, ठीक है, एंड व्हेन यू आर डूइंग इक्वालिटी अमंग इक्वल्स एंड देन यू आर ट्रीटिंग देम इक्वली, देन इट इज नोन एज जस्टिस। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? सो जस्टिस इज व्हेन एवरीथिंग इज गिवन टू एवरीवन। इज दिस क्लियर? जब आप बेसिकली सब कुछ हर एक इंसान को दे रहे हो, देन इट इज जस्टिस। बात समझ आई? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने बोल दिया कि रूरल एरियाज में 75% पॉपुलेशन को और अर्बन एरियाज में 50% पॉपुलेशन को सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स मिलेंगी। इज दिस क्लियर? कितनी मिलेंगी? हर एक इंसान को हर महीने 5 kg फूड ग्रेन्स मिलेंगी। किस रेट पे? एट द रेट ऑफ 3 to 1। वट इज दिस? वट आर यू डूइंग बाय प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स? यू आर गिविंग जस्टिस, यू आर प्रोवाइडिंग जस्टिस टू पीपल। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? नाउ प्रिएम्बल सेज कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 3 तरह की जस्टिस प्रोवाइड करता है लोगों को। 3 तरह की जस्टिस कौन सी? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? नाउ which provision of constitution talks about social justice? For example, article 17। आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 इज एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, कि भारत में अनटचेबिलिटी, छुआछूती नहीं होगी। इज दिस क्लियर? ये क्या कर रहे हैं? ये सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अनटचेबिलिटी की वजह से बहुत सारे बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन पे। ही इज नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेल, ही इज नॉट अलाउड टू रोम फ्रीली इन द स्ट्रीट्स, ठीक है, और भी बेसिकली देयर आर मेनी रिस्ट्रिक्शंस एंड डिस्क्रिमिनेशंस। जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा आपको। इज दिस क्लियर? बट व्हाट आर्टिकल 17 सेज, आर्टिकल 17 बोलता है कि अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में, देन इट विल बी पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। सो व्हाट इट इज प्रोवाइडिंग? इट इज ब्रिंगिंग इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? सिमिलरली पॉलिटिकल जस्टिस, आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 क्या है? राइट टू वोट, कि जिस भी इंसान की उम्र 18 साल से ज्यादा है और उसने अपने आप को इलेक्टोरल रोल में, ठीक है, बेसिकली सब्सक्राइब किया हुआ है, देन he will have right to vote without any discrimination on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth or class। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? तो ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं यार? पॉलिटिकल जस्टिस। सिमिलरली रिजर्वेशन, अभी रिसेंटली विमेन को रिजर्वेशन दी है, कहाँ पे? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में। ये स्टेप किसकी तरफ है? पॉलिटिकल जस्टिस। इज दिस क्लियर?
सिमिलरली इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस कैसे? आर्टिकल 16, व्हाट आर्टिकल 16 सेज? यस, बेसिकली आर्टिकल 16 बोलता है कि सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहाँ पे? इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। वहीं पे आर्टिकल 16 बोलता है कि जो स्टेट है, स्टेट कुछ पोस्ट उन लोगों के लिए रिजर्व रख सकती है जो बेसिकली सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स। इज दिस क्लियर? बाय प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी यू आर इंश्योरिंग कि भाई इनका भी जो इकोनॉमिक बेसिकली इनका भी जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बेसिकली साउंड रहे। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? तो इस तरह से आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजंस, व्हेन यू विल रीड अबाउट दोज प्रोविजंस यू विल गेट टू नो, आप मुझे खुद ही बताना शुरू कर दोगे कुछ समय के बाद, डेट इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स सोशल जस्टिस, इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? सेकेंड इज लिबर्टी। व्हाट इज लिबर्टी? लिबर्टी क्या होता है? freedom. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी? देखो यार, जब हम यूज करते हैं टर्म फ्रीडम, फ्रीडम में बेसिकली एक वैल्यू आती है, वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूटनेस। एब्सोल्यूट क्या होता है? जहां पे बेसिकली आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ठीक है। बट जब हम यूज करते हैं टर्म लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है कि विद इन सर्टेन लिमिट्स। इज दिस क्लियर? लिबर्टी मीन्स कि विद इन सर्टेन लिमिट्स आपको अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज करना है। इज दिस क्लियर? मतलब यू हैव टू एक्सरसाइज योर विल, यू हैव टू एक्सरसाइज योर विल इन अ वे कि जिससे बेसिकली दूसरों के राइट्स वायलेट ना हो। पहला डिफरेंस ये है। सेकंड डिफरेंस इज, जो लिबर्टी होती है, लिबर्टी बेसिकली हमेशा किसी ना किसी लॉ के थ्रू मिलती है आपको। इज दिस क्लियर? लिबर्टी में गवर्नमेंट का रोल भी होता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बेसिकली लॉज इनेक्ट करती है, और लॉज को इनेक्ट करके गवर्नमेंट बेसिकली आपके लिए एक दायरा क्रिएट करती है कि इस दायरे में, ठीक है, आप अपनी क्रिएटिविटी को, आप अपनी विल को एक्सरसाइज कर सकते हैं। दिस इज नोन एज लिबर्टी। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? नाउ, अब जब गवर्नमेंट इज इनेक्टिंग अ लॉ, जब सरकार कानून बना रही है, ठीक है, कानून बना के आपकी एक लिमिट फिक्स कर रही है कि इन लिमिट्स के अंदर रह के आप अपनी क्रिएटिविटी को, आप अपनी विल को एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मतलब सरकार इज सेइंग कि इन लिमिट्स के अंदर आई विल नॉट एक्ट आर्बिट्रेरीली? क्या सरकार फिर वहां पे घुस के आपको रोक सकती है? नहीं। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार अपनी पावर को बेसिकली आर्बिट्रेरीली यूज नहीं कर रही। सरकार, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू एक्सरसाइज योर क्रिएटिविटी एंड विल। दिस इज नोन एज लिबर्टी। यूपीएससी प्री में सवाल आ चुका है, ठीक है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज लिबर्टी? आपके अकॉर्डिंग लिबर्टी क्या है? ठीक है, उसमें देयर वर ऑप्शंस। एक ऑप्शन था वेयर देयर आर मोर लॉज देयर इज मोर लिबर्टी, ठीक है। सेकंड था वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन था कि, चलो छोड़ो, अब मुझे याद नहीं है, दोनों में से ही एक है, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज लिबर्टी? पहला है वेयर देयर आर मोर लॉज देयर इज मोर लिबर्टी, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इज दिस क्लियर? भाई, मोर लॉज कैन नॉट गारंटी मोर लिबर्टी। हो सकता है कि लॉज इनेक्ट ही किए हों आपको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, इट कैन बी ए पॉसिबिलिटी ना। भाई, मैंने लॉज बना दिए आपको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, आपकी बेसिकली क्रिएटिविटी को, फ्रीडम को कम करने के लिए, तो ये तो गारंटी नहीं करता। बट यस,
दिस स्टेटमेंट इज ट्रू that where there is no law, जहां पे कोई भी कानून नहीं होता, there is no liberty. Is this clear? बात समझ आए? Because liberty is always provided to you by enacting the law. Because वो लॉ ही दायरा सेट करेगा कि कितने दायरे के अंदर रह के आप अपनी विल को, आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सरसाइज कर सकते हैं. Is this clear? Now, third is preamble says that constitution will provide you equality. ठीक है. अब यहाँ पे दो तरह की इक्वालिटी की बात होती है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. व्हाट इज स्टेटस? व्हाट इज स्टेटस? या रिलीजन क्या है, रिलीजन कहाँ से रिलीजन पे पहुंच गए? स्टेटस कैन बी इकोनॉमिक स्टेटस और पॉलिटिकल स्टेटस, सॉरी सोशल स्टेटस. ठीक है. इकोनॉमिक स्टेटस मीन्स कि इकोनॉमिक हायरार्की में बेसिकली वो पर्सन कहाँ पे है. इज दिस क्लियर? इकोनॉमिक स्टेटस मीन्स कि इकोनॉमिक हायरार्की में वो पर्सन कहाँ पे है. लोअर क्लास है, ठीक है, मिडिल क्लास है, मिडिल में लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, या अपर क्लास है. इज दिस क्लियर? दिस इज इकोनॉमिक स्टेटस. सेकेंड इज सोशल स्टेटस. सेकेंड इज सोशल स्टेटस. ठीक है. यहाँ पे बेसिकली क्या होता है यार, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. इज दिस क्लियर? क्या बोलते हैं? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. तो सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी में देयर इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब सोसाइटी इज स्ट्रेटिफाइड इनटू वेरियस स्ट्रेटास. ठीक है. जो सोसाइटी है इट इज स्ट्रेटिफाइड इनटू वेरियस स्ट्रेटास. ठीक है. होता क्या है, लोगों के अंदर डिफरेंसेस होते हैं. डिफरेंसेस के बेसिस पे जब आप लोगों को अलग अलग कर देते हैं लेकिन आप उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, देन दिस इज नोन एज सोशल डिफरेंस. सोशल डिफरेंस अपने आप में नेगेटिव टर्म नहीं है. इज दिस क्लियर? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे पॉलिटी या किसी भी सब्जेक्ट की तो आपको ये टर्म्स मिलेंगी. ठीक है. तो आपको बेसिकली इन टर्म्स का एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए. ठीक है. देखो सोसाइटी में लोग अलग अलग है, लोगों की अलग अलग ऑक्यूपेशन है. ठीक है. लोग अलग अलग काम कर रहे हैं. तो जब आप बेसिकली लोगों को अलग अलग कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल, देन दिस इज नोन एज सोशल डिफरेंस. इज दिस क्लियर? सेकेंड इज सोशल इनइक्वालिटी. सेकेंड इज, इससे अगली स्टेज होती है सोशल इनइक्वालिटी. सोशल इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि आपने लोगों को अलग अलग कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, बट आपने बेसिकली उसके साथ कुछ प्रिविलेजेस और कुछ डिस्क्रिमिनेशंस भी जोड़ दी. दिस इज नोन एज सोशल इनइक्वालिटी. इज दिस क्लियर? बात समझ आई? मतलब कि भाई आपने अलग अलग किया कि ये फलानी कास्ट है या फिर ये ढिंगनी क्लास है, ये फलानी कास्ट है, और फिर आपने बोल दिया कि इसको इतनी प्रिविलेजेस मिलेंगी बिकॉज ये ऐसा काम कर रही है, और इसके साथ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन होगी क्योंकि ये ऐसा काम कर रही है. दिस इज सोशल इनइक्वालिटी. इज दिस क्लियर? थर्ड इज, इससे हायर डिग्री पे होती है फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है जब सोशल इनइक्वालिटी किसी कंट्री में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाए. इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब क्या होता है कि बेसिकली वो एक इंस्टीट्यूशन बन जाए जो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, देन इट इज नोन एज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. इज दिस क्लियर? बात समझ आई? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स दैट वेयर पर्सन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ईच स्ट्रेटा इज एसोसिएटेड with some form of privileges or discrimination, and this basically phenomena has been institutionalized. It is known as social stratification. Done. और जो इससे बड़ा लेवल होता है यार, that is social hierarchy. What is difference between social stratification and social hierarchy is कि social stratification में mobility is possible. Mobility कैसे? कि मान लो someone is here,
ठीक है, तो वो बेसिकली ऊपर जा सकता है, ऊपर वाला नीचे आ सकता है। दिस इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। बट इन social hierarchy is a type of social stratification where even mobility is not possible. Is this clear? जो जहां पे है बेसिकली वहीं पे ही रहेगा। ये चारों वर्ड समझ आए? ठीक है, आपके बेसिकली सिलेबस में जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के टॉपिक्स हैं। ठीक है, वहां पे बेसिकली बहुत काम आएगा ये। सोशल डिफरेंस, सोशल इनइक्वालिटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल हायरार्की। इज दिस क्लियर नाउ? व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से कि सबको इक्वालिटी मिलेगी। इक्वालिटी किस चीज की मिलेगी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। डन। जब हम स्टेटस की बात कर रहे हैं तो स्टेटस दो तरह का हो सकता है, इकोनॉमिक स्टेटस एंड सोशल स्टेटस। इज दिस क्लियर? नाउ हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज ensuring कि सबको इक्वल स्टेटस मिले, सबको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मिले। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल इज आर्टिकल 17 यार, abolition of untouchability, social status। आर्टिकल 16, ठीक है, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन बेसिकली क्या देना चाह रहे हैं? इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल स्टेटस। बात समझ आई? बट क्या आपको लगता है कि आर्टिकल 16 ने जो रिजर्वेशन दी एससीज, एसटीज या बैकवर्ड्स को, उसने उनके सोशल स्टेटस को एनहांस किया? यस और नो? देखिए, देखिए यही बताना था बस थोड़ा सा यहाँ पे कि भाई जो आर्टिकल 16 है, ठीक है, जिसने रिजर्वेशन दी एससीज को, एसटीज को और बैकवर्ड्स को, उसने बेसिकली इकोनॉमिक स्टेटस तो जरूर एनहांस किया है इन लोगों का, बट सोशल स्टेटस इनहांस करने में ये बेसिकली नाकाम रहा है। इज दिस क्लियर? बिकॉज सोशल स्टेटस इज जब बेसिकली उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होंगी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, जब उसके बिलीफ को, जब उसकी प्रैक्टिसेस को इंफीरियर नहीं माना जाएगा, देन ही विल गेट द रिक्वायर्ड सोशल स्टेटस। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? अरे भाई इतने तो एग्जाम्पल सुनते हैं यार। देर इज अ केस स्टडी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। देर वॉज एन आईएएस ऑफिसर, ही बिलोंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट। ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर थे, बेसिकली सो कॉल्ड लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे। तो इनका एक क्लर्क था, उस क्लर्क की ट्रांसफर हो जाती है, दूसरा क्लर्क आ जाता है। तो जो दूसरा क्लर्क आता है, ही वॉज अ ब्राह्मण। ठीक है, तो बेसिकली व्हेन दिस आईएएस ऑफिसर कॉल्ड हिज क्लर्क, ठीक है, कि भाई तुम ये फाइल्स वगैरह बेसिकली वहां पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पहुंचा दो, द क्लर्क रिफ्यूज टू टेक द फाइल्स फ्रॉम द हैंड ऑफ दैट आईएएस ऑफिसर। ठीक है, वाई? जस्ट बिकॉज ही बिलोंग टू सो कॉल्ड लोअर क्लास। तो आप देखिए कि अभी की न्यूज है, 3-4 साल पुरानी। इज दिस क्लियर? व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तब मैंने न्यूज पढ़ी थी। ठीक है, बहुत न्यूज़पेपर्स में कवर हुई थी। तो आप देखिए कि ही बिकेम एन आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर के पास कितनी पावर होती है पता है यार? जिला संभालता है वो सारा। ठीक है, ही कैन टेक एनी डिसीजन। मतलब आईएएस ऑफिसर के पास इतनी पावर है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो तो पोस्टमार्टम होता है। ठीक है, उसके बाद बॉडी घर वालों को दी जाती है। आईएएस ऑफिसर हैज पावर कि बिना पोस्टमार्टम के वो बॉडी घर वालों को दे दे। ही इज द चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, पूरे जिले का प्रशासन इनके अंडर काम करता है। 1000 क्लर्क काम करते होंगे पूरे जिले के इनके अंडर। और आप फिर भी माइंडसेट देखिए कि आई विल नॉट टेक द फाइल्स फ्रॉम द हैंड ऑफ दिस आईएएस ऑफिसर। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? तो बेसिकली कहीं ना कहीं इसमें अभी भी कमी है। ठीक है, जो स्टेटस की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक और सोशल का, रिजर्वेशन ने इकोनॉमिक स्टेटस तो एनहांस किया है लोगों का, बट कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस को एनहांस करने में ये अभी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। दिस टूल हैज बिकम इनइफेक्टिव इन एनहांसिंग द सोशल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स। इज दिस क्लियर?
बात समझ आई? बिकॉज ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमारी सोसाइटी में अभी भी है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज ऑफिसर इन हरियाणा, ही ऑल्सो बिलोंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट। ठीक है, ही बिकेम ऑफिसर। तो 2-3 दिन जब अफसर बना तो मुझे फोन करता था, ठीक है, डेली शाम को, कि ऐसा हुआ, ये हो रहा है। मुझे भी मजे आते थे सुनने में। ठीक है, फिर आप यकीन मानना, ही सेड कि देयर इज अ सरपंच। ठीक है, चौथे पांचवें दिन उसने मुझे बताया कि आज आई एम फीलिंग वेरी बैड। मैंने कहा क्या हो गया तुझे? डीसी ने डांट दिया। यही हो सकता है बस, और तो कोई डांट नहीं सकता उसको। ठीक है, पूरे जिले के अंदर एक डिप्टी कमिश्नर ही है जो उसको डांट सकते हैं। ठीक है, बोलता नहीं यार, डीसी ने नहीं डांटा, एक सरपंच आया था, वो मुझे कुछ काम करने के लिए बोल रहा था इलीगल। व्हेन आई रिफ्यूज्ड, देन ही एड्रेस्ड मी फ्रो विद माय कास्ट। ठीक है, और बोला कि भाई तू तो ऐसा है, इसलिए तू तो करेगा ही नहीं। तो मैंने कहा कि भाई तू ऑफिसर है, पर्चा करा देता उसका। पर्चा इन द वे कि तू फोन करता है एसएचओ को कि भाई ये इस तरह से न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, मुझे मेरी कास्ट से एड्रेस किया। ही सेड कि यार, मतलब रियलिटी इज कि बड़ा सेंसिटिव सा दोस्त है मेरा, लड़का है, कहता है यार आई गोट फेंटेड। मैं मेरी कुर्सी पे बैठा बैठा फेंट हो गया कि मैं क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट पे बैठा हूँ और एक ब्लडी सरपंच आता है और मुझे ऐसा बोलता है, कहता मुझे कुछ नहीं समझ आया। इज दिस क्लियर? तो इतनी डीप रूटेड डिस्क्रिमिनेशन है हमारी कंट्री में। वो क्लास 1 ऑफिसर है, वो पेपर निकाल के बेसिकली सिविल सर्विसेज का वहां पे बैठे। बात समझ आई? तो बेसिकली दिस इज सोशल स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस तो बढ़ा दिया रिजर्वेशन ने, बट व्हाट अबाउट सोशल स्टेटस? डन। चलिए और डिस्कस करेंगे जब आर्टिकल 16 पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैंने आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस किया था एचएएस में, बेसिकली फीस का किया था, है ना? मेल से कितनी ली जाती है? 400, फीमेल से 0। यूपीएससी में मेल से 100, फीमेल से 0। व्हाट इज दिस? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? पक्का? तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने सिटीजन्स को जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, लिबर्टी प्रोवाइड कर रहा है और इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और ये सब देके वो करना क्या चाहता है? टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। इज दिस क्लियर? चलिए लिखिए इसको। लिखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिसेस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिसेस अ कॉम्प्रिहेंसिव जस्टिस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिसेस अ कॉम्प्रिहेंसिव जस्टिस that is that is social, political and economic, that is social, political and economic, to all its citizens, to all its citizens. Justice is a concept where where something is given to everyone, where something is given to agree sorry everyone, and people are made equal, people are made equal before treating them equally, before treating them equally. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, it also promises liberty to citizens, which means
that there is absence of arbitrary powers. There is absence of arbitrary powers exercised by government. There is absence of arbitrary powers exercised by government or any entity over other individual or entity. Or in other words, government will create conducive environment. Government will create conducive environment for citizens to enable them to exercise their will and creativity. To exercise their will and creativity. ठीक है, conducive environment कैसे? By enacting the laws. Is this clear? बात समझ आई? Next लिखिए. सर प्लीज लास्ट लाइन रिपीट कर देना. क्या लिखा है यार, प्लीज बताओ. Government will provide, government will create conducive environment. Please बोलो मत यार. Government will create conducive environment for citizens to enable them to exercise their will and creativity. To enable them to exercise their will and creativity. Next लिखिए. It also promises equality of opportunity and status. It also promises equality of opportunity and status to promote a sense of brotherhood, among all people of India, which is very essential to promote unity and integrity of India. Which is very essential to promote unity and integrity of India. Is this clear? बात समझ आई? Now, हम बेसिकली प्रियम्बल का जो मीनिंग है, जो अलग अलग कीवर्ड्स का मीनिंग है या जो प्रियम्बल लोगों को देना चाहता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. Now we have to discuss another topic, that is practicality of preamble. ठीक है, हेडिंग डालिए practicality of preamble. Practicality of preamble. देखिए, इसको ध्यान से समझना यार. प्रैक्टिकलिटी ऑफ प्रियम्बल का मतलब है कि भाई जो प्रियम्बल है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की समरी को एक्सट्रैक्ट करके हमने प्रियम्बल बनाया. ठीक है. नाउ दिस प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इस प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस किया गया. While discussing the preamble in Constituent Assembly, some people were of the opinion
कि प्रियम्बल रखने की क्या जरूरत है भाई, एंड सम पीपल वर ऑफ द ओपिनियन कि प्रियम्बल रखने की जरूरत है। इज दिस क्लियर? अब हमें बेसिकली दोनों के स्टैंड को समझना है कि दोज पीपल हु वर ऑफ द ओपिनियन कि भाई व्हाट इज द यूज ऑफ, ठीक है, कीपिंग प्रियम्बल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उनका क्या मानना था, ठीक है। और जो लोग ये बोलते थे कि भाई हमें प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखना चाहिए, उनका क्या मानना था, ठीक है। सबसे पहले तो यार कुछ लोगों ने कहा कि भाई प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल कोई प्रैक्टिकल पर्पस सर्व नहीं करता है। प्रियम्बल प्रैक्टिकल पर्पस सर्व क्यों नहीं करता है? बिकॉज दे सेड कि भाई जो प्रियम्बल है हमारा, ठीक है, वो ना तो गवर्नमेंट के किसी ऑर्गन को कोई पावर देता है, इसको ध्यान से समझना, ना तो वो गवर्नमेंट के किसी ऑर्गन को कोई पावर देता है, और ना ही वो उसकी पावर को रिड्यूस करने का काम करता है। इज दिस क्लियर? उन्होंने बोला कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक प्रोविजन है, हर एक प्रोविजन का बेसिकली कोई प्रैक्टिकल पर्पस है। या तो वो सरकार को कोई ना कोई पावर दे रहा है, या वो सरकार की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, या वो बता रहा है कि सरकार कैसे फंक्शन करेगी। इज दिस क्लियर? बट इस प्रियम्बल का तो कोई प्रैक्टिकल पर्पस नहीं है। नीदर इट इज गिविंग पावर टू एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, नॉर इट इज टेकिंग पावर फ्रॉम एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे मान लो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं यार, इन फंडामेंटल राइट्स में देयर इज आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 says the state shall not discriminate against any of the citizen on the ground of race, religion, caste, sex और place of birth। कि बेसिकली जो सरकार है, सरकार किसी भी सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी इन 5 ग्राउंड्स पे। तो आर्टिकल 15 क्या कर रहा है? आर्टिकल 15 इज रिस्ट्रिक्टिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट, आर्टिकल 15 is limiting the power of government. Is this clear? Similarly, article 21A, article 21A says that the state shall provide free and compulsory education to every citizen who is aged between 6 to 14 years। मतलब आर्टिकल 21 जो है ये बेसिकली एक ऑब्लिगेशन डाल रहा है स्टेट के ऊपर कि भाई जो भी यहाँ पे बच्चा है, एवरी सिटीजन नहीं, एवरी चाइल्ड, सॉरी मैंने सिटीजन बोला, कि जो भी भारत में बच्चा है जिसकी एज 6 से 14 साल के बीच में है, आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की। इज दिस क्लियर? आर्टिकल 326 हमने पढ़ा था। आर्टिकल 326 क्या बोलते हैं? वोटिंग की राइट्स, ठीक है। सिमिलरली आप आर्टिकल 53 आपने पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, पढ़ा था ना ये, है ना। तो बेसिकली इस तरह से जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, इनकी प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी है, ये या तो सरकार को कोई पावर दे रहे हैं, या सरकार की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या फिर दे आर टेलिंग कि हाउ गवर्नमेंट विल फंक्शन। इज दिस क्लियर? बट व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल? इन लोगों ने कहा कि देयर इज नो प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल। इज दिस क्लियर? कि भाई ये ना तो सरकार के किसी ऑर्गन की पावर को कम करता है, ना ही बेसिकली उसको पावर देता है। क्यों नहीं देता यार? बेसिकली देता क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जो समरी होती है कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी चीज की समरी, उसको बेसिकली आप किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। भाई प्रियम्बल ने बोल दिया कि भाई देयर विल बी इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी कैसे? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। कल को कोई इसको कैसे भी इंटरप्रेट कर लेगा। अब बताएगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ना कि भाई किस तरह से वी आर गिविंग इक्वालिटी टू पीपल। इज दिस क्लियर? जो इक्वालिटी हमने देनी है, कितनी इक्वालिटी देनी है, किस तरह से हमने इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी देनी है, इट विल बी टोल्ड टू अस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द स्पेसिफिक आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इज दिस क्लियर? दिस इज वाई कि वो जो स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं
वो सरकार को पावर दे रहे हैं या उसकी पावर को रिड्यूस कर रहे हैं। प्रियम्बल ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, बिकॉज इट इज ओनली समरी। इज दिस क्लियर? तो दीज पीपल सेड कि भाई देयर इज नो प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ प्रियम्बल। ठीक है, और इन्होंने कहा कि भाई आप प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में किस लिए रख रहे हैं? ओनली फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस। कि भाई जो प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल इज ओनली ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका और कोई पर्पस नहीं है। ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव पार्ट का मतलब कि भाई ये बेसिकली आपको बता देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, मतलब इट विल गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इसका और कोई पर्पस नहीं। इज दिस क्लियर? बट फिर जो दूसरे लोग थे जो बेसिकली स्ट्रांगली असर्ट कर रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होना चाहिए, उन्होंने कहा कि भाई देखिए देयर इज प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ प्रियम्बल ऑल्सो। ठीक है, अदर देन इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अदर देन बीइंग द ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव पार्ट, इस प्रियम्बल का प्रैक्टिकल पर्पस भी है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ प्रियम्बल? व्हाट इज द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ प्रियम्बल? इन लोगों ने क्या कहा? दे सेड कि व्हेन यू रीड डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तब क्या होगा? तब बेसिकली आपको बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो आर्टिकल्स कॉन्ट्राडिक्टरी लगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 16 क्लोज 2। अब ध्यान से देखना, आर्टिकल 16 क्लोज 2 बोलता है कि जो स्टेट है, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन on the grounds only of race, religion, caste, sex, place of birth, descent। ठीक है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंट इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 16 क्लोज बोलता है कि जो सरकार है, सरकार किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। किन ग्राउंड्स पे? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और डिसेंट। रेजिडेंस भी जोड़ लो। ठीक है, किन मैटर्स में? इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर आर्टिकल 16 क्लोज 4, 16 क्लोज 4 बोलता है कि जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन। किनको? टू एससीज एंड एसटीज और अदर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक सर्विसेज। इज दिस क्लियर? तो भाई क्या आपको ये दोनों आर्टिकल्स आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे हैं? यस। एक तरफ तो 16 क्लोज 2 बोल रहे हैं कि भाई कास्ट के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। फिर आर्टिकल 16 क्लोज 4 बोल रहा है कि जो एससीज और एसटीज हैं और दूसरे बैकवर्ड जो लोग हैं, उनको बेसिकली आप रिजर्वेशन दे सकते हो, उनके लिए कुछ पोस्ट आप रिजर्व कर सकते हो। इज दिस क्लियर? कहां पे? इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो अगर कोई दोनों आर्टिकल्स को पढ़ेगा तो उसको बेसिकली ये दोनों आर्टिकल्स कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगे कि एक तरफ यू आर सेइंग कि कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है भाई, दूसरी तरफ यू आर सेइंग कि पर्टिकुलर कास्ट को रिजर्वेशन दे रहे हैं हम। व्हाट इज दिस? इज दिस क्लियर? तो बेसिकली दीज पीपल सेड कि इन इस तरह की जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, दे कैन बी रिजोल्व्ड बाय इंटरप्रेटिंग दीज आर्टिकल्स विद प्रियम्बल। कि अगर आप प्रियम्बल के प्रिंसिपल्स को पढ़ के ध्यान में रख के इन आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करोगे, तब बेसिकली आपके साथ ये कॉन्ट्राडिक्शंस, ये डिलेमास आपके दिमाग में नहीं आएंगे। इज दिस क्लियर? फॉर एग्जाम्पल प्रियम्बल सेज कि लोगों को जस्टिस देना है। जस्टिस कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आपको नहीं लगता कि जो दोनों प्रोविजंस है
दे आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू पीपल। बात सही है या गलत है? भाई दोनों जो प्रोविजंस है क्या करना चाहते हैं? सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस ही तो देना चाहते हैं। अभी तो हमने पढ़ा व्हाट इज जस्टिस। जस्टिस इज इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। ठीक है, अगर आप इन इक्वल्स के बीच में इक्वालिटी कर देंगे तो इनजस्टिस होगा। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था इट विल बी अनजस्ट, इट विल बी अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली। कि बेसिकली ये जस्टिस नहीं होगा अगर आप बराबर लोगों को अनइक्वली ट्रीट करोगे। एज वेल एज इट विल बी अनजस्ट इफ यू ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली। यहां पे भी जस्टिस नहीं होगा अगर आप अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट करेंगे। इज दिस क्लियर? तो बेसिकली भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल से कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है, सोशल जस्टिस देना चाहता है, इकोनॉमिक जस्टिस देना चाहता है। और बेसिकली जब इस प्रिंसिपल को दिमाग में रख के आप इन दोनों क्लोजेस को पढ़ोगे आर्टिकल 16 के, तब यू विल गेट टू नो कि भाई यस these two clauses are intended to provide social and economic justice to people। बात समझ आई? So these people said that this is the practical utility of preamble, this is the practicality of preamble। ठीक है, बात समझ आई? पक्का? लिखिए, इसको नोट डाउन कीजिए। सवाल आ चुका है मेंस में, preamble is only introduction to constitution discuss। ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है। लिखिए, according to some people, according to some people, preamble is only ornamental or decorative part, preamble is only ornamental or decorative part of the constitution, because it does not confer any substantive powers, because it does not confer any substantive powers to the government, nor it limits the powers of government, powers of government। आगे लिखिए, फर्दर it is not enforceable in the court of law, further it is not enforceable in the court of law। इसका मतलब क्या है? What does it mean? It is not enforceable in the court of law। अरे in the court of law, एग्जैक्टली भाई आप इसको कोर्ट में जाके यूज नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? अभी अभी मैंने आपको बोला था, प्लीज वेट, हाँ इट इज नॉट जस्टिसिएबल। अभी अभी मैंने आपको बोला था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स इन डिटेल, ठीक है, कि किस तरह से वी आर प्रोवाइडिंग इक्वालिटी टू सिटीजन्स। ठीक है, कितनी तरह की इक्वालिटी इज बीइंग गिवन टू सिटीजन्स। और प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इज दिस क्लियर? और जो किसी भी चीज की समरी होती है यार, इट कैन हैव मेनी इंटरप्रिटेशंस, उसको तो आप किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। डेट इज वाई इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स। बात समझ आई? अगर आप कोर्ट में जाके प्रियम्बल देंगे
कि भाई देखो मेरे साथ इनइक्वालिटी हुई है, बट प्रीएम्बल सेज दैट देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। कोर्ट विल से कि नो, दिस इज नॉट इन्फोर्सेबल, व्हाई, दिस इज समरी, ब्रिंग द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का रेलेवेंट प्रोविजन लेके आओ जो वायलेट हुआ है आपके केस में। इज दिस क्लियर? बिकॉज आप समरी को अगर इन्फोर्सेबल बना देंगे, अगर आप समरी को जस्टिसेबल बना देंगे, जस्टिसेबल मतलब कि आप जस्टिस ले सकते हैं उस डॉक्यूमेंट से, ठीक है, कहीं पे उसको दिखा के, तब दिक्कत हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज समरी ऑलवेज हैज मेनी इंटरप्रिटेशंस, फिर तो कोई किसी भी तरीके से इंटरप्रेट करेगा। इज दिस क्लियर? तो हमें ये समझना है कि जो प्रिएम्बल है, प्रिएम्बल पावर नहीं दे रहा कॉन्स्टिट्यूशन को, रादर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के क्या आ रहा है? प्रिएम्बल। इज दिस क्लियर? तो बेसिकली दोनों में से सुपीरियर क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन, एंड प्रिएम्बल इज इंफीरियर। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? बेसिकली जो प्रिएम्बल है, प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को ओवरराइड नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज जो अप्रोच है, अप्रोच इज फ्रॉम फ्रंट टू बैक अप्रोच। हमने पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसकी समरी को हमने प्रिएम्बल में लिखा। इज दिस क्लियर? तो भाई इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज इट इज नॉट जस्टिसिएबल, that is it is not justiciable। further it cannot override, further it cannot override specific provisions of constitution, it cannot override specific provisions of constitution, which means that if there is a conflict, that if there is a conflict between preamble, if there is a conflict between preamble and specific provisions, then what will prevail? Then specific provisions will prevail. If there is a conflict between preamble and specific provisions, then specific provisions will prevail. Is this clear? बात समझ आई? तो पहले हमने लिखा है कि preamble is only ornamental और decorative part. Why? Because of these three reasons. पहला तो ना तो ये सरकार को पावर देता है, ना ही ये सरकार से पावर बेसिकली कोई लेता है। दूसरा, ये कोर्ट में भी इन्फोर्सेबल नहीं है। तीसरा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से इंफीरियर है। डन। अगर कल को कन्फ्लिक्ट हो जाता है प्रिएम्बल में और किसी स्पेसिफिक प्रोविजन में, ठीक है, बात समझ आई? तो बेसिकली व्हाट विल प्रिवेल? द स्पेसिफिक प्रोविजंस विल प्रिवेल। इसलिए कुछ लोगों ने बोला कि इट इज ओनली द इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, और it is only decorative or ornamental part of constitution. Done? Is this clear? Now write the story of other side. but next paragraph से लिखना, but preamble serves some purposes also, that is it gives the summary of constitution, and also declares the basic values, on which constitution is based. It gives summary of constitution and also declare the basic values on which the constitution is based.
एज पर डी बासु, इनकी किताब आती है पॉलिटी की, एज पर डी बासु, preamble is the key, preamble is the key to unravel, preamble is the key to unravel, unravel means to open the minds of constitutional makers, the minds of constitutional makers, and tell us the intentions, and tell us the intentions that they had, that they had regarding various provisions of constitution, and tell us the intentions that they had regarding various provisions of the constitution. ये बात सही है या गलत है? सही बोल रहे हैं डीडी बासु साहब? हाँ भाई, सही है या गलत है? सही है। नेक्स्ट लिखिए, फर्दर, फर्दर if there is any ambiguity, further if there is any ambiguity or confusion, or confusion regarding particular article, regarding particular article or articles of constitution, or articles of constitution, then the interpretation is taken, then the interpretation is taken that tallies with preamble, then the interpretation is taken that tallies with preamble. Is this clear? बात समझ आई? This is the practicality of preamble. अब preamble में एक लास्ट टॉपिक बचा है, preamble as the part of constitution. हेडिंग डालिए, preamble as the part of constitution. Now, अब बेसिकली यार प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होने के कुछ साल बाद एक इशू फिर से हमारे देश में खड़ा हुआ, डेट इज कि वेदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, इट शुड बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कि क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। इज दिस क्लियर? नाउ यहाँ पे बेसिकली इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केसेस हुए, ठीक है। सबसे पहले जो केस हुआ वो 1960 में हुआ, जिसका नाम है बेरुबरी यूनियन केस। बेरुबरी यूनियन केस को हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में जब हम आर्टिकल 3 के बारे में पढ़ेंगे तब वी विल डिस्कस अबाउट बेरुबरी यूनियन केस। ये वेस्ट बंगाल में एक जगह थी, इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो हम पाकिस्तान के साथ एक्सचेंज करना चाहते थे, ठीक है। उससे रिलेटेड ये केस था, वी विल स्टडी इन डिटेल। अब बेरुबरी यूनियन में इस केस में एक सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि भाई ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है,
क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाना चाहिए या फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाना चाहिए? यहां पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देखिए, प्रिएम्बल शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए रीजंस देता है। सुप्रीम कोर्ट सेम रीजंस देता है जो हमने अभी लिखी कि वाई प्रिएम्बल शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज सबसे पहली बात तो जो हर एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सरकार को कोई ना कोई या तो पावर्स देता है या उसकी पावर को लिमिट करता है या उसकी फंक्शनिंग को डिटरमाइन करता है। बट प्रिएम्बल तो ऐसा कोई भी पर्पस सर्व नहीं कर रहा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रिएम्बल इज ऑल्सो नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप इसको कोर्ट में भी लेके नहीं जा सकते और आप बेसिकली इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। इट इज नॉट जस्टिसिएबल। बात समझ आई? तो बेसिकली यहाँ पे इन रीजंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट सेड कि दिस प्रिएम्बल शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डन। बट फिर 1973 में एक और केस होता है सुप्रीम कोर्ट में जिसका नाम है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस क्यों हुआ, कैसे यहां तक पहुंचे, दिस वी विल डिस्कस इन आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आर्टिकल 13 में हम केशवानंद भारती केस पढ़ेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डन। अब केशवानंद भारती केस में क्या होता है यार, सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने स्टैंड को रिवर्स करता है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रिएम्बल शुड बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इज दिस क्लियर? पहले सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि प्रिएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट इज गिविंग सम रीजंस। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कुछ रीजंस भी दे रहा है कि व्हाई प्रिएम्बल शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट नाउ सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि प्रिएम्बल शुड बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने स्टैंड को रिवर्स कर लेता है। ठीक है, नाउ यहां पे बेसिकली व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि प्रिएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्या हुआ यार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज एन आर्टिकल 368। ठीक है, आर्टिकल 368 बोलता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड and article 368 says that any part of constitution can be amended by this and this process। ठीक है, तो बेसिकली यू आर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू आर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको रेलेवेंट चेंजेस प्रिएम्बल में भी तो करने पड़ेंगे ताकि वो अमेंडमेंट्स प्रिएम्बल में भी रिफ्लेक्ट हो। भाई प्रिएम्बल क्या है? प्रिएम्बल इज समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डन। इफ यू आर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ तो हो सकता है कि उन बेसिक वैल्यूज में भी आपको कोई नई वैल्यू ऐड करनी पड़े, है ना। प्रिएम्बल ने बेसिकली बता दिया कि दिस एंड दिस इज द नेचर ऑफ आवर कंट्री, बट टुमारो योर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑर्गेनिक। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है आर्टिकल 368, वो बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है। अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और कुछ और नई वैल्यूज ऐड कर दी तो वो रेलेवेंट चेंजेस आपको प्रिएम्बल में भी तो करने पड़ेंगे। बात सही है या गलत है ना। यही बोला सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में बोला कि भाई आर्टिकल 368 सेज दैट एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। ठीक है, एंड विथ चेंजिंग टाइम्स। ठीक है, एज द सोसाइटी इवॉल्व्स एंड यू आर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन देन यू ऑल्सो नीड टू अमेंड द प्रिएम्बल। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो, और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो तो आपको प्रिएम्बल को भी तो अमेंड करना पड़ेगा, प्रिएम्बल में भी तो चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड प्रिएम्बल कैन ओनली बी अमेंडेड, और प्रिएम्बल को आप तभी अमेंड कर सकते हो इफ इट इज कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कंसीडर करोगे। बिकॉज आर्टिकल 368 सेज that any part of constitution can be amended। Is this clear? For this reasons Supreme Court declared in 1973 that preamble is the part of constitution।
एंड हेंस इट कैन ऑल्सो बी अमेंडेड, आप इसको अमेंड कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? चलिए लिखिए इसको। प्रियम्बल एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखिए। इन बेरुबारी यूनियन केस, देखो यार, बेरुबारी यूनियन केस को ना ऐसे बोल लिखते हैं, री बेरुबारी यूनियन केस 1960। डन। व्हाट डज दिस री सिग्निफाइज? आर ई का मतलब क्या है? क्या? दोबारा? नहीं, दोबारा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है, ध्यान से सुन लो यार प्लीज, इट मीन्स दैट इट इज अ रेफरेंस केस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, प्लीज लिसन, फिर लिखना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 143। ये हम पढ़ेंगे जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 143 says that president basically can seek the advice of Supreme Court on any important matter। डिटेल में तब बताऊंगा, आपके लिए इतना याद रखो कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर पे। डन। और जब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने के लिए कोई केस सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं, देन दैट केस इज नोन एज रेफरेंस केस। बात समझ आई? तो ये जो बेरुबारी यूनियन का पूरा केस था, इट इज अ रेफरेंस केस, मतलब इसको सुप्रीम कोर्ट में किसने भेजा था? प्रेसिडेंट ने, टू सीक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी के लिए इतना याद रखो। चलिए, इन री बेरुबारी यूनियन केस 1960, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड Supreme Court held that preamble is not a part of Constitution as it did not confer any power, nor it limits the power of government, and thus has a limited role to play in constitution, Done. However, next line में लिखे, however, Supreme Court overruled its decision. Supreme Court overruled its earlier decision in Keshwanand Bharati case. In Keshwanand Bharati case 1973. In Keshwanand Bharati case 1973, holding that preamble is indeed a part of constitution. Preamble is indeed a part of constitution because only if it is considered as part of constitution, because only if it is considered as part of constitution, then only it can be amended, to keep it updated with modern day constitution and societal philosophy. To keep it updated with modern day constitution and societal philosophy.
keep it updated with modern day constitution and societal philosophy. Is this clear? बात समझ आ गई? बताओ यार, तुम एक्टिव क्यों नहीं रहते? हम्म, बताओ बताओ यार, कितने घंटे सोते हो तुम लोग? हाँ भाई, तुम कितने घंटे सोते हो तुम? 6 to 8 hours बहुत होती है यार, इतनी नींद। सुबह सुबह पहली क्लास होती है यार तुम्हारी, इसी में ही तुम मतलब एक्टिव नहीं रहते। ठीक है, मैं आपको सच बताता हूँ, देखो मैं ऑनेस्ट बहुत हूँ। ठीक है, और हर इंसान के प्रति सच, मतलब अपने पेरेंट्स के, अपनी सिस्टर के, अपने फ्रेंड, हर एक इंसान के प्रति मैं ऑनेस्ट हूँ, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देता हूँ। सुबह सुबह जब मैं आपकी क्लास में आ रहा था ना, पता है मैं आई वॉज थिंकिंग कि यार शायद इस क्लास को मैं मेरा 100% नहीं दे पा रहा। सच बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और मतलब सीरियसली मैं खुद से सेटिस्फाई सा नहीं हो रहा आपको पढ़ा के। अब इसका पता नहीं क्या रीजन है। यहाँ पे बहुत बैचेस हुए, ठीक है, बहुत क्लासेस हुए, आपके सीनियर यहाँ बैठे होंगे, उनसे जाके पूछ लेना पॉलिटी और आईआर कैसा हुआ। ठीक है, और मतलब इन एवरी क्लास आई गोट अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि हाँ ठीक चल रहे। इसमें यार वो मतलब आ नहीं रही फील सी मुझे। अब या तो मेरे में कोई दिक्कत है या आप लोगों में कोई दिक्कत है। ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, लेकिन मैं फिगर आउट कर नहीं पा रहा उसको। और मैंने आपको पहले दिन बोला था कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ। ठीक है, इफ यू विल से कि हाँ ये दिक्कत आ रही है, स्पीड ज़्यादा है, कम है, इस तरह नहीं पढ़ना, वैसे नहीं, ये कुछ भी समस्या है, कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, तो मुझे सीधा आके बोल देना। ठीक है, मैं उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करूंगा जिससे आपका बेनिफिट हो सके। ठीक है, लेकिन यार कुछ चेहरे ना सही में, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्टिव लोग नहीं है इस क्लास में, देर आर मैनी एक्टिव पीपल, अब मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा किसी को। ठीक है, बट कुछ चेहरे बेसिकली सोए रहते हैं यार, या तो तुम सोते नहीं हो। ठीक है, अभी तो 9 बजे हैं, सुबह के 9 बजे क्लास होती है आपकी। सबसे ज्यादा आप ब्रेकफास्ट करके आते हो, सबसे ज्यादा बॉडी आपकी एक्टिव होती है, सारा दिन आपको काम करना। ठीक है, कोई आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है यार क्लास में। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये सिविल सर्विसेज का पेपर है। ठीक है, और इसमें ऐसे काम नहीं चलेगा। सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आओगे ये सोचोगे कि हाँ यहाँ पे पेज काले किए और घर पे चले गए, घर पे जाके पढ़ लिया, तो कभी भी काम नहीं चलेगा भाई। आपको घर पे जाके बेसिकली कुछ तो पढ़ो यार, कुछ तो रिसर्च करो, गूगल सर्च करो। एक इंसान के अंदर ना एक क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, कि चलो देखते हैं बिरूबारी यूनियन केस क्या है। इज दिस क्लियर? अब मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पे भारत ने एजर्ट किया, किसी ने घर पे जाके देखा कि भारत ने और कहीं एजर्ट किया हो अपने आप को, अपनी सोवरेनिटी प्रूव करने के लिए? सेम एग्जाम्पल चिपका के आओगे पेपर में। ठीक है ना? तो प्लीज भाई थोड़ा सा, या आप घर पे जाके रिवाइज नहीं करते, आप पढ़ते नहीं, आपका एक भी डाउट नहीं होता यार, हाउ दिस इज पॉसिबल। ठीक है, पॉलिटी की क्लासेस में स्टूडेंट्स बेसिकली टीचर को सांस नहीं लेने देते, इतने डाउट्स पूछते हैं, बट आपका डाउट ही नहीं होता। अब ये दो केसेस में होता है, या तो सारा समझ आ रहा है, ये मैं नहीं मानता। ठीक है, या फिर आप खुद से बेसिकली पढ़ नहीं रहे हो, यही रीजन हो सकता है। ठीक है, तो भाई कुछ तो इंटरेस्ट शो करो यार, कुछ चेहरे तो मतलब देख के मुझे फील होता है यार। ठीक है, बात समझ आई? तो भाई इस बारे में थोड़ा सा सोचना। ठीक है, ऐसे आ गए, मतलब प्लीज डोंट अटेंड द क्लासेस ओनली फॉर द सेक ऑफ अटेंडिंग द क्लासेस, इट विल सर्व नो पर्पस। इससे बढ़िया तो लेक पे घूम लो और कुछ तो कर लोगे चंडीगढ़ में आके। ठीक है, फिर तो घूमो फिरो मौज लो, इतना जबरदस्त शहर है, इसमें दिल ही बहुत लगता है। ठीक है,
इफ यू आर अटेंडिंग द क्लासेस, तब बेसिकली अपना एक पर्पस रखो कि मुझे एग्जाम निकालने, और एग्जाम निकालना इतना इजी नहीं है यार। एग्जाम पता कब निकलता है? जब मैंने प्रियम्बल पढ़ाया, आप घर गए, आपने नेट पे सर्च किया पीवीक्यूज ऑफ प्रियम्बल, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रियम्बल इन सिविल सर्विसेज एग्जाम, आपको 20-30 सवाल तो मिलेंगे यार गूगल पे, उनको सोल्व करके देखो। ठीक है, देखो कि कितने आते हैं तुम्हें। जो तुम्हें आते हैं वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देंगे कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, और जो तुम्हें नहीं आते वो तुम्हारे मन में एक डाउट क्रिएट करेंगे, कल को तुम मुझसे पूछोगे। दिस इज द वे ऑफ लर्निंग द थिंग्स। बात समझ आई? तो भाई इस पेपर में कोई मोटिवेट नहीं करेगा, मोटिवेशन इज सेल्फ ओनली। सेल्फ मोटिवेशन काम करेगी, और वो तभी आएगी जितना ज्यादा इस प्रोसेस में तुम अपने आप को इन्वॉल्व करोगे। अगर दूसरे के भरोसे रहोगे तो नहीं चलेगा काम। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये पेपर कोई किसी का नहीं निकलवा सकता। ठीक है, मैं भी नहीं निकलवा सकता। मैं तो सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दिखा सकता हूँ कि इस डायरेक्शन में चलने। मैं तो चीजों को सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख सकता हूँ, अल्टीमेटली करना आपने ही है। ठीक है, बात समझ आई? और तो प्लीज मेंड योर वेज। क्लियर? चलिए, अब प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा। इसके बाद 1976 में by 42nd Amendment Act preamble was amended and it has been amended only once। ठीक है, 3 वर्ड्स ऐड किए थे प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। कल ये ढूंढ के लाओगे कि वाई द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वाज एडेड इन प्रियम्बल इन 1976, और क्या इससे पहले भारत सोशलिस्ट और सेकुलर था या नहीं था। इज दिस क्लियर? चलिए, क्या हाँ, दिन पढ़ के आना ना, फिर बताऊंगा।